नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे बीच में भिंड जिले की एक ऐसी शख्सियत जो इनकी वकालत भिंड जिले में काफ़ी लोग इनसे परिचित हैं। एडवोकेट राम नरेश बघेल साहब वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारी मुलाकात पेवली ग्राम पंचायत के कार्यक्रम के दौरान हुई है। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है सर। राजा भैया पाल साहब, आपकी जन लोक अदालत में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे छोटे से गाँव में, जहाँ पेवली बहुत इंटीरियर पहले कहा जाता था कि लोग सरपंच का चुनाव, जनपद का चुनाव, जिला का चुनाव इसलिए लड़ते हैं, मेंबर के चुनाव, कि हमें कुछ यहाँ से मिले। लेकिन आज हमने ऐसे शख्सियत से मिले यहाँ पे और ऐसा लगा है कि ये लोग त्याग के लिए बने हैं, ये जनता के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए गुरे हैं। एक हमने ऐसे शख्सियत को देखा, अजमेर सिंह बघेल को। इसने अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, अपना जनप्रतिनिधि बनाने के लिए अपना घर बार त्याग दिया और ऐसा संघर्ष किया कि उसके अपने कोई जान की परवाह नहीं की और ना ही उसने अपने कोई धन दौलत की परवाह की। और आज 7-8 वर्षों से जो इस गांव पेवली में कलंक था कि साहब अब इतनी बड़ी जनसंख्या के होने के बावजूद भी यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही थी, वो इनके अथक प्रयास से आज गांव पेवली में राजवीर सिंह जैसा सरपंच को इन्होंने स्थापित किया है और वो भी बहुत सहृदय हैं। मैं आपको बताऊं राजा भैया साहब कि राजवीर सिंह के जो बाबा हैं श्रीपाल सिंह जी, बहुत बुजुर्ग हैं, 100 साल के, हमारे बीच इस कार्यक्रम में भी आए। उनको हमने देखा, लोग 100 साल की उम्र नहीं तो 70-80 साल की उम्र में चढ़ उठ नहीं पाते। उनके मन में भी इतना जज्बा था, इसलिए अंदाज लगाया हमने कि राजा भैया भी और राजा भैया के साथ जो राजवीर भी हैं, इनको हौसला कहाँ से मिलता है? बुजुर्गों से। तो उनके बुजुर्ग जब इतने जिंदा दिल थे, इसलिए राजवीर भी उतना ही है। आज इस समाज में जो जन चेतना की बात हुई वो तो बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरह की उदारता और दान की भावना समाज के लिए थी वो आज पहली बार देखने को मिली। इस व्यक्ति ने, राजा भैया साहब, अपने इतना बना हुआ बाड़ा, इसमें कोई लोग कहते हैं हम अपने घर में मीटिंग नहीं करने देंगे, कोई दूसरे पर दबाव आता है, इस सारी चीज़ों को उन्होंने विराम लगाते हुए एक इतना बड़ा बाड़ा जो गांव में आदमी छोटे छोटे पशु बांधने के लिए, अपने घोड़ा घर बर्ताव के लिए जमीन नहीं छोड़ सकता, उस व्यक्ति ने अपने कम से कम 100 बाई 100 का एक बाड़ा जो समाज की मीटिंग के लिए, समाज सुधार के लिए दान दिया। और बताएं साहब, राजा भैया साहब जी, तो निश्चित रूप से आपकी जन अदालत न्यूज़ में एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी कोर्ट में रखते हैं और आज आपकी जन अदालत में अपनी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप एक अभिभाषक भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को एक कानूनी तौर पर? राजा भैया साहब, पहले तो आदमी को एक प्लेटफार्म मिले, तब उसको अपना परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। पहले वो विचार मंथन करे, विचार मंथन करने के बाद उसको कार्य रूप दे और कार्य रूप देने के बाद फिर वो विकास करता है। तो आज जो प्लेटफार्म मिला है पेवली गांव में, और जिस जगह पे लेकर के मीटिंग करने के लिए निरंतर हर महीने की 1 तारीख को इन्होंने जो मुकर्रर की है, इससे एक नई दिशा जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ, और अजमेर सिंह से भी इसलिए और अच्छा हुआ कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी समाज में जाता है और उसका किसी वजह से कोई हिरासमेंट होता है, हतोत्साहित होता है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको काटने के लिए, उसका तोड़ ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है। अजमेर सिंह MA LLB है, उस व्यक्ति ने पूरे समाज को देखा, परखा, समझा। एक ऐसे दानवीर व्यक्ति को भी जो उदार था, समाज की सेवा कर, उसे सरपंच बनाया। एक जनपद सदस्य बिल्कुल कम उम्र के विनोद सिंह जी, वो भी यहाँ से निकल के गए। तो ऐसी शख्सियत, ऐसे लोगों को जब नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। और इनके स्वाभिमान के लिए, इनके सम्मान के लिए, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम अपनी ओर से पूरी तत्पर हैं। जो भी हमें शिक्षा प्राप्त हुई है, मनोबल प्राप्त हुआ है आप लोगों से, उसके बहुत बहुत आभारी हैं। राजा भैया साहब, एडवोकेट राम नरेश जी, पूरा देश आपको देख रहा है, एक अभिभाषक के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, पूरा देश, पूरा समाज संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हम चाहेंगे कि ये समाज निश्चित रूप से बहुत शांतिप्रिय और कर्मठ और ईमानदार माना जाता है पूरे देश में। हम चाहेंगे कि आप पे किसी तरह का कोई अन्याय हो, किसी तरह की कोई आपको दमनात्मक नीति हो, ये तो निश्चित है कि ये किसी का कोई अन्याय नहीं करता, किसी की कोई बेईमानी नहीं करता, किसी के कोई खिलाफ नहीं जाता। लेकिन अगर इसके खिलाफ कुछ होता है तो निश्चित रूप से आपके कानूनी दरवाजे खुले हैं, पुलिस हेल्पलाइन है, मेरा आपके पास नंबर है, आपके साथ अदालत है। आज भी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। सिर्फ बात इस बात की है कि आपकी जागरूकता होने की जरूरत है कि उस प्लेटफार्म तक आप पहुंचे तो आपको निश्चित मिलेगा। शासन चला रहा है, प्रशासन चला रहा है, पुलिस चला रही है, वकील चला रहे हैं, एडवोकेट चला रहे हैं, तमाम तरह। हमारे जो न्यायालय की बात आप करें तो हमारे यहाँ तो विधिक साक्षरता दिवस चलाए जाते हैं, विधिक साक्षरता अभियान चलाया जाता है।
विधिक साक्षरता अभियान में आपको कानून की छोटी मोटी जानकारी बताई जाती है। ये आपको हिंसा नहीं करने देता, हिंसा करना नहीं देता, हिंसा सहने भी नहीं देता। दोनों ही चीजें आपको लिए बहुत जागरूक वाली बातें हैं। आप ना तो किसी की हिंसा सहें अत्याचार, ना किसी के साथ अत्याचार करें। यदि आपके साथ अगर वो इस तरह का होता है तो आप उसके लिए कानूनी दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए आपको सारे मंच, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो इसके लिए जो भी मदद आपकी कानूनी तौर पर हो सकती है उसके लिए हम तत्पर हैं। जो भी हमारी पढ़ाई समर्पण जो समाज के लिए है वो उसका आप जरूर उपयोग करें। हम आपके लिए 24 घंटे आपके दरवाजे खुले, हमारे दरवाजे खुले। अगला सवाल करना चाहेंगे, दहेज प्रथा को लेकर समाज में जो प्रकार की समस्या आती है, आए दिन आप भी केस लड़ते होंगे दहेज प्रथा को लेकर के, तो इसको कैसे इसको बंद किया जाए, क्या करेंगे आप? इसके लिए क्या सुझाव है आपके? राजा भैया साहब, अगर समाज में दहेज प्रथा की बात को लेकर अगर बाकी में गहन अध्ययन किया जाए तो समाज में जो समरूप में शादियां होती हैं, एक समाज का स्टेटस दूसरे समाज के स्टेटस से अगर शादी करता है तो निश्चित रूप से अपने बराबरी में करता है और जिसकी जो सामर्थ्य होती है वैसे करता है। लेकिन अगर अनैतिक रूप से मांगना और अनैतिक रूप से उस पर दबाव डालना, फिर उसे परेशान करना, ये कानूनी अपराध है। इसे बंद होना चाहिए। अगर इक्वल दोनों लोग समान हैं, दोनों लोगों की शिक्षा ठीक है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादियां करना चाहते हैं, दोनों समाज तैयार हैं, तो उसमें कोई ऐसे दहेज की बात नहीं आनी चाहिए और जो समाज को हैरान करे, परेशान करे या उस पीढ़ी तक ना पहुंचने दे। आज तो समाज में ऐसी प्रचलन हो गई है कि अगर लड़की लड़का शिक्षित है तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए और यदि कोई करता है तो वो गलत है। मैंने इस चीज़ में बहुत सारा गहन इसको भुगता हूँ, जिया हूँ और इसको देखा हूँ और आज भी उस पर काम कर रहे हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं साहब, ये दहेज से संबंधित नहीं होती। मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत है, बाकी आप सब लोग जानना। या तो लड़की पक्ष का जो व्यवहार है वो लड़के के प्रति ठीक नहीं है, वो अपने को ईगो बताता है, अपने को बड़ा मानना चाहता है, या लड़का पक्ष अपने को अपना ईगो नहीं छोड़ सकता कि मैं पुरुष हूँ, मेरे लड़की आई तो मेरे हिसाब से चलेगी, वो मेरा लड़की पक्ष है तो मेरे को झुकेगा। ये इस ईगो की लड़ाई है, यानी एक दूसरे के विचारों में एक रूपता नहीं होती है, इस वजह से व्यवहार में अंतर है। बाकी मैं कहता हूं साहब 10 या 20% मात्र दहेज प्रिवेंशन, डॉबरी प्रिवेंशन एक्ट के केस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मात्र मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दहेज प्रथा की बातें बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो आजकल ये क्या देखा जाए, सोशल मीडिया पर मोबाइल भी आज युवा उसका दुरुपयोग, सदुपयोग तो कर नहीं पाते, उसका दुरुपयोग में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं उसकी चंगुल में, तो अपराध करते हैं कहीं ना कहीं। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए राजा ये साहब, आपकी जन अदालत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा युवाओं को इसके लिए बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। आज जो साइबर क्राइम चला है, आईटी एक्ट जो लग रहा है, आईटी एक्ट में जो आप इस मोबाइल का किसी तरह का कोई मिसयूज करते हैं, आप किसी तरह के कोई कमेंट्स डालते हैं और दूसरे को इसके कोई हैस होता है, या किसी तरह के कोई अश्लील टाइप की आप बात लिख करके या डालते हैं, पोस्ट करते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज हमारे समाज में जो कम शिक्षा है या अशिक्षित लोग हैं, या ऐसा कहें कि बच्चों के हाथ में जो मोबाइल लग जाता है और उसमें जो सारे फंक्शन है, उसका अगर एक सिंगल बार भी मिसयूज हो गया तो आप उस कानून की चंगुल से बचेंगे नहीं, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरा सब युवाओं से अनुरोध है कि उसका यूज करें, मिसयूज ना करें। और ये जीता जागता एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोई नकार नहीं सकता। यदि वो, जैसे आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं कोई बात कह रहा हूँ, कल मैं इसे पलट जाऊँ, पलट नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ सब लाइव चल रही है। बस इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की अगर आवश्यक वो नहीं है गुंजाइश, तो ये ट्रुथ है, सत्य है। और इस सत्यता कि अगर मेरा ग्रेस मिलेगा तो ग्रेस मिलेगा, यदि नुकसान होगा तो नुकसान होगा। तो इसलिए जब भी मोबाइल का कोई यूज करो, पहले तो मैं कहता हूँ इसको विकास के लिए लगाओ, इसको ज्ञान के बढ़ाने के लिए लगाओ, इसको समाज सेवा के लिए लगाओ, जो आप कर सकते हो। आज मैं कहता हूँ जीवन में मोबाइल एक अभिन्न अंग हो गया, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन इस कम्युनिकेशन के दौर में आज हम कहते हैं, आज हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साइड देखनी होती है, केस कहाँ चल रहे हैं। पहले आपको मैं बताऊँ, ये बड़ा वैसा धंधा है, आपको मैं अपनी बात बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे। पहले लोगों के आदेश हो जाते थे, लोग बताते नहीं थे और कहते थे पैसे लगेंगे। आज आप लोग जागरूक होइए, अपने केस का नंबर लाइए और यहाँ पे एक ई कोर्ट सर्विस लोन का अपने लॉन्च करिए और वो देखिए कि मेरे केस में हो क्या रहा, तारीख कब लगी और किस बात की लगी है। ये सब चीजें आपको मोबाइल में मिलेंगी, विशाल मिलेगा। आज आप मोबाइल पे गूगल पे बोल के बता सकते हैं कि यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी है, मुझे क्या ज्ञान चाहिए, वो सारी चीज आपको यहाँ मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नॉलेज के अभाव में हमारे गांव के लोग लुटते रहते हैं, वकीलों में दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप जागरूक होंगे तो आपको कोई ठगेगा नहीं, आपके साथ कोई बदयामती नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वकील साहब, कुछ ऐसे केस भी आ रहे हैं, कुछ अश्लील पोस्ट आते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, फिर युवा उनके बहकावे में आकर फंस जाते हैं और कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मोबाइल का जो दुरुपयोग हो रहा है, आप शायद इसमें से कम जानते होंगे। ऐसे ऐसे पबजी वैसे मैच चल रहे, गेम चल रहे हैं, इनमें एक बार युवा फंसा तो वो फंसता ही चला जाता है। उसको पैसे का लालच दिया जाता है, उसको ग्रुप का लालच दिया जाता है, उसके विदेशों में लोगों की दोस्ती का संपर्क दिया जाता है। इन सब से बच के रखना है। इसलिए आपसे ये मेरी सलाह है कि मोबाइल में जो भी आप यूज करो, उस यूज को सकारात्मक यूज करिए। और एक मंत्र है जीवन का, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिल्म नहीं है सो आप कट करके रीटेक कर लोगे। ये जीवन है, एक बार गलती हो गई, एक बार फंस गए, और एक बार गलती करके अगर सुधारोगे, फिर गलती करोगे, फिर सुधारोगे, जीवन कम पड़ जाएगा, गलतियां और बढ़ जाएंगी और आपका जीवन सुधरेगा नहीं। इसलिए दूसरों की गलती से, समाज में हो रहे अपराधों से, समाज में हो रही घटनाओं घटित हो रही हैं, उनसे आप सीखिए और अपने आप संभलिए। इसलिए उन दुरुपयोगों को रोकिए और अपने जीवन को ठीक करिए, बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ एडवोकेट राम नरेश बघेल साहब जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी दी उन्होंने युवाओं की नॉलेज के लिए कि हम कैसे एक मोबाइल का उपयोग भलाई के लिए कर सकते हैं, समाज के विकास के लिए कर सकते हैं, कानून के ज्ञान के लिए कर सकते हैं, और यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के उसमें फंस जाते हैं, कानून आपको सजा देता है, तो इस सजा से बचना है। और तमाम जागरूकता को लेकर बात की है, तो एक विधिक से फिर भी आपने इस इंटरव्यू में दे दिया नॉलेज के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद। फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है।